डॉक्टर साहब, ये जो आपने जंगल में मंगल किया हुआ है, घर बनाया हुआ है, ये कितने एरिया में बना हुआ है? 425 स्क्वायर गज। अच्छा। हाँ, ये सारा बांस का है? हाँ, इसमें बांस है, सरकंडा है और तीसरी चीज नड़ा है। नड़ा है। हाँ, यहाँ पे जो पंजाब के लोग हैं ना, खास तौर पे इस एरिया के, उनके लिए नड़ा एक समस्या है, सरकंडा भी समस्या है जी। जबकि जो विदेश है जिसके अंदर हम जिसको हम कहते हैं कि हमारे से आगे हैं, अमेरिका है, कनाडा है, 5I हैं, जो भी है, उनमें जो लोग थैच रूफ में रहते हैं वो सबसे धनी लोग होते हैं। अच्छा। और जो थैच रूफ है वो सरकंडे की ही बनी होती है, जिसको हमारी देसी बोली में छान बोलते हैं। उस छान को ही अंग्रेजी में थैच रूफ बोलते हैं। तो यहाँ पे तो छान में रहने वाले को गरीब माना जाता है। जैसे छान में रह रहा है, कहते भी छान में रह रहा है तो गरीब है। हाँ, गरीब है। और वो उन्होंने छान को इस हिसाब से डेवलप कर लिया है, वो 14 इंच के आसपास मोटी होती है। और वहाँ पे जितनी मर्जी तेज हवा आ जाओ, जितनी मर्जी तेज तूफान आ जाओ, जितनी मर्जी तेज बर्फबारी आ जाओ, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। थैच रूफ। तो आपने ये उस कंसेप्ट पे बना लिया? उन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट पे बनाया है। हाँ। मैंने अपना कॉन्सेप्ट दोबारा ग्रहण किया है। छान जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आप अपना कोई भी किसी भी संत का, महात्मा का, महाराज का, बाबा का जीवन अगर उठा के देखोगे ना, जीवनी उसको पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले जो उसका व्याख्यान मिलेगा, जो उसके बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा, वो क्या मिलेगा? एक संत था, एक महाराज था, वो जंगल में नदी किनारे या झरने के किनारे घास फूस की कुटिया में रहता था। किसमें? घास फूस की कुटिया। कौन रहता था? संत महात्मा। कब से रहता था? आदिकाल से। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट हमारा छान वाला। उसको उन्होंने लेके वो थैच रूफ के अंदर उन्होंने डेवलप किया है। उनकी हमारी बात छोड़ देते हैं। मानव के लिए या किसी भी जीव के लिए, कोई भी जीव जो घर बनाता है वो घास फूस या मिट्टी में ही रहना पसंद करता है। तो वो भी जो समझदार लोग हैं वहाँ के, वो भी छान में रहते हैं। और जो समझदार लोग यहाँ के थे, अब नहीं, अब तो समझदार नहीं रहे, क्योंकि वो अप्राकृतिक घरों में रहने लगे। लोहे के अंदर इतने गर्म देश में रहेंगे, फिर उसको कहें कि हम ये समझदार हैं, शहर में रहता है, सीमेंट में रहता है, वहाँ पे रहता है लोहे में, फ्लैट्स में रहता है, तो वो मूर्ख हुआ ना। उसको समझदार मैं कैसे मान लूँ? लो जी, डॉक्टर शिव दर्शन मलिक और काठगढ़ रोपड़ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। डॉक्टर शिव दर्शन मलिक या प्रोफेसर शिव दर्शन मलिक, क्या बोले आपको? ना तो डॉक्टर बोलो और ना प्रोफेसर बोलो। क्या बोले फिर? एक अनपढ़ आदमी जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक अनपढ़ जाट जो पढ़ने की कोशिश करने लग रहा है, जिसको अब तक पूरी पढ़ाई आई नहीं है। आपने तो PhD कर रखी है भाई। कागज के अंदर मेरे को आप कोई भी डिग्री दे दो। आप तो अमेरिका तक जाके आए भाई। मैं चांद पे आया हूँ। इंग्लैंड में भी गए हो आप? बिल्कुल गया हूँ। यूरोप में कई देशों में गए हो? यूरोप में जाना, इंग्लैंड में जाना, अमेरिका में जाना, इससे शिक्षित होने का क्या वो है संबंध? तो मैंने सोचा था जब मैं निकला ना कि हम आपसे बातचीत करने आ रहे हैं, तो एक प्रोफेसर से, एक डॉक्टर से मिलेंगे। जो कंसेप्शन होता है, बना होता है, भी ऐसे कपड़े डाले होंगे, आप तो बनैन में घूम रहे हो और कच्चा आपका सारा घर है। ये कच्चा जो शब्द है वो शब्द ही गलत है। हाँ, तो मैं अपना बता रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा, जो मेरी सोच है भी, इस आपका बांस वाला घर देखा तो मुझे बताया गया कि डॉक्टर शिव दर्शन मलिक, गूगल करो, आप गूगल करके सब कुछ जान जाओगे। तो मैंने का एक हस्ती हैं। तो आप इस तरीके से रह रहे हो सर पंजाब में, शिवालिक हिल्स में, और 2-3 जाने आप घर के रह रहे हो यहाँ। तो मेरा वो सारा वो निकल गया, वो अमेरिका रिटर्न हो आप। एक होती है दिखावटी दुनिया, दिखावटी दुनिया। मैं जिस दिन अमेरिका का वीजा लेने दिल्ली में गया हुआ था, उस दिन सितंबर का महीना था। बड़ी तेज जो है उमस थी, गर्मी से लोग बेहाल थे। और मैंने उन बिल्डिंगों में, दिल्ली वाली बिल्डिंगों के बाहर, जो टाई में, कोट पैंट में लोग देखे। अब उनसे बड़ा मानसिक गुलाम कौन होगा? मानसिक रोगी भी कह सकते हैं, मानसिक कुछ भी कह लो आप, कि इतनी जबरदस्त गर्मी है और आपने टाई लगा के और कोट लगा के आप दिल्ली जैसे गर्म देश में खड़े हो।
तो आप उनको पढ़ा लिखा मान लोगे? मैं तो नहीं मानूंगा। किसी के सिर्फ कपड़े देखने से ही हम व्यक्तित्व बना लेते हैं कि इसका तो ये व्यक्तित्व होगा। कपड़े किसके अच्छे होते हैं? जो किसी को लुभाता है उसके अच्छे होते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले कहते थे कि भाई इसने तो ये यहाँ पे चंदन लगा लिया, यहाँ पे इत्र लगा लिया, यहाँ पे ये लगा लिया। हमें किसी को लुभाना नहीं है, हमें ये देखना है मेरे शरीर के लिए इस एनवायरनमेंट में क्या उचित है, वो हमें करना है। और इसी को जो ये करता है उसको मैं शिक्षित मानता हूँ, जो ये नहीं करता उसको मैं कुशिक्षित मानता हूँ। उनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन वो कुशिक्षित हैं। बातचीत डॉक्टर साहब चलती रहेगी, मैं आपसे काफ़ी बातचीत करूंगा, लेकिन ये पूछना चाहता हूँ, इस घर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने जन रह रहे हैं? इसमें सुबह रात को तो हम होते हैं 16-3 तो हम होते हैं और 13 मेरे गोवंश होते हैं। सुबह जैसे ही गोवंश निकल जाते हैं तो यहाँ पे दूसरे प्राणी आ जाते हैं। ये यहाँ पे आपको कब्र है काली सी, इंडियन में ना बोलते हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। जो इनके छोटा मोटा जो अन्न का दाना पड़ा होगा और कोई चीज पड़ा होगा, कोई इनके कीचड़ लगा होगा, कोई इनके कलील लगा होगा, कोई जीव धरती पे घूम रहा होगा, तो वो काबर आके सबको खा जाएंगी। तो वो काबर भी इसी घर में रहती है। और जो दूसरे जीव हैं हमने इसको टोटली नेचुरल रखा हुआ है। तो रात को इस घर के अंदर हमें म्यूजिक सुनता है। इस घर में पता नहीं कितने प्रकार के जो जीव हैं वो मेरी छत के अंदर है, मेरी दीवारों के अंदर है। 7-7:30 बजे जैसे ही अंधेरा होता है वो अपने वायलिन निकाल लेते हैं, वो अपना म्यूजिक सिस्टम निकाल लेते हैं और वो संगीत अपना गाते रहते हैं। वो भी इसी घर में रहते हैं। तो इस घर में पता नहीं कितने रहते हैं, मैं गिन नहीं पाऊंगा। आप डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको आपने बोला, नकारा कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये तो बेवकूफ़ है। सबको नहीं, सबको आप ये नहीं कहते सभी पढ़े लिखे नहीं, सभी बेवकूफ हैं। सबको तो हम बोल ही नहीं सकते, 5 उंगली तो कभी बराबर हुई नहीं। इस जलवायु में किस हिसाब से रहना चाहिए, जो उस हिसाब से रह रहा है वो तो है शिक्षित, और उससे जो विपरीत रह रहा है वो कुशिक्षित। तो चंडीगढ़ हमारे पास है, गुड़गांव है हमारे नज़दीक, और जलंधर है, यहाँ पंजाब में बड़े बड़े शहर हैं, सोनीपत है, रोहतक से आप हो। तो इन शहरों में जो लोग रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, हाईवेज़ हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या कहते हो, वो ठीक नहीं है, क्या है? आज अगर गुड़गांव में मात्र 2 घंटे तेज बारिश आ जाए, पूरा गुड़गांव खड़ा हो जाता है। पूरा गुड़गांव, उनकी कारें चल नहीं पाती, वो पानी के अंदर इतने जबरदस्त परेशान हो जाते हैं कि वो बाहर घर से निकल नहीं पाते। तो जिस टाउन प्लानर ने उसकी प्लानिंग की, उसको हम क्या कहें, पढ़ा लिखा कहें? जो शहर 2 घंटे की जो बारिश है उसका पानी ना झेल पाए, तो उस शहर के टाउन प्लानर को मैं क्या कहूं, शिक्षित कहूं या अशिक्षित कहूं या कुशिक्षित कहूं? चंडीगढ़ में भी ऐसा ही है, चंडीगढ़ में भी ऐसा ही है, जालंधर में भी ऐसा ही है, जालंधर में भी ऐसा ही है। तो इस जगह में पानी, इस जगह पे नहीं, मेरे प्राचीन गांव जितने भी हैं, गांव जितने भी हैं, वो सारे इस हिसाब से डिजाइन किए जाते थे कि ऊपर यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे तो मैं रहूंगा, यहाँ पे जो पानी आएगा तो अपने आप पानी गलियों के अंदर जाके और नीचे तालाब में चला जाएगा, जोड़ में चला जाएगा, वहाँ पे मेरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने आप हो जाएगी। जो वहाँ का पानी है उसको तो हमने स्ट्रॉम वाटर बना के और बड़ी बड़ी पाइप लगा के बरसात का पानी निकाल दिया पता नहीं कहाँ, और फिर वहाँ से हिमालय में बारिश होगी, वो गोविंद सागर डैम में आएगा, वो हथनी कुंड बैराज में आएगा, वो फिर रोहतक वाले पिएंगे। वहाँ से वो हथनी कुंड बैराज में पता नहीं कितने जीव मरे हुए होंगे, फिर आगे चलेगा तो उसमें पता नहीं कितने जीव मरेंगे, आदमी भी, भैंस भी, गायें भी उसके अंदर मरे होंगे। वो दूषित और बिल्कुल गंदा सड़ा हुआ पानी वो रोहतक जाएगा, उसको फिर मैं रिफाइन करूँगा और मेरे फिर मैं पीऊँगा। भाई जो रोहतक में भी बरसे है उसका पानी न इकट्ठा करके, जिसमें ना कोई जीव मरा ना कोई जानवर मरा, उसने इकट्ठा करके साफ करके रेन वाटर उसने पी लो। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा, वो काम करेगा। पढ़ा लिखा आदमी रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेगा।
अथॉरिटीज भी ऐसे ही कर रही हैं। तो वो इसीलिए तो कुशिक्षित है ना, वो सुशिक्षित नहीं है। उन्होंने मेरे देश की परंपराओं को नहीं पढ़ा, उन्होंने मेरे बुजुर्गों के ज्ञान को नहीं जाना, उन्होंने किसी को कॉपी की है, वो नकलची है। आपका मतलब इंडिया में जो IITs हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें जो सिविल की पढ़ाई कर रहे हैं या प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो जो कंस्ट्रक्शन का सिस्टम बन रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, तो वो ठीक नहीं पढ़ रहे हैं या बना रहे? एक होता है घर और एक होता है लोड बेयरिंग कोई भी स्ट्रक्चर। उन दोनों में मूलभूत अंतर होता है, ठीक है। अब मेरे को बनाना है डैम या मेरे को बनाना है रनवे। रनवे के ऊपर कई टन का जहाज आके एकदम धरती पे आएगा और फिर वो आगे चलेगा, वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो घर है वो घर ऐसा होना चाहिए जो सर्दी में सर्दी ना लगने दे, गर्मी में गर्मी ना लगने दे, मौसम के अनुकूल वो अपने आप को डाल ले, उसको बोलते हैं घर। आज हम घरों में रह ही नहीं रहे हैं, आज हम बंकरों में रह रहे हैं। बंकर हैं, बंकर हैं सारे। कैसे कहते हो आप बंकर? बंकर किसको कहते हैं? ये जो सीमेंट है, सीमेंट की जो मार्केटिंग हुई, जब सीमेंट बनी तो इसकी अच्छे से मार्केटिंग नहीं हो पाई। जगह जगह जो कारीगर थे वो चूने के थे, वो मिट्टी के थे, वो लकड़ी के थे। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस टाइम पे इंग्लैंड की अंदर जो जर्मनी था वो बम्बार्डमेंट कर देता था, हवाई जहाज आते थे और बम फेंक के चले जाते थे। वहाँ पे सीमेंट कंपनी ने कहीं पे एक गोल कंक्रीट का लोहे का स्ट्रक्चर बना रखा था, वो उसके अंदर घुस जाते थे, उसके अंदर वो बमों का प्रभाव नहीं पड़ता था। वहाँ से सीमेंट ने अपना USP लिया, यूनिक सेलिंग पॉइंट लिया, मजबूत मजबूत मजबूत। और पूरे विश्व के अंदर जो थर्ड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका के जो मकान है वो आज भी आपको लकड़ी के मिलेंगे, वो आपको सीमेंट के नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड में सबके मिलेंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी हैं, डेवलपिंग नहीं है वो उनके नकलची है। वो जिनको कहते हैं हमारी तो डेवलपमेंट होली, वो उनके नकलची है, वो जो कहते हैं वही मान लेते हैं। जब अमेरिका वाले घर बनाते हैं तो वो सीमेंट कंक्रीट का क्यों नहीं बना रहे? वो लकड़ी के बोर्ड बना के, उनसे बोर्ड बना के ऊपर से लकड़ी के क्यों बना रहे हैं? वो तो डेवलप्ड है। अमेरिका तो डेवलप है, इंडिया में बन रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड के अंदर जितने भी है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये आसपास के जितने भी हैं, अफ्रीका के जितने भी हैं, या ये दक्षिण अफ्रीका के, अमेरिका के जितने भी हैं, सभी। तो ये सीमेंट मतलब मजबूती के नाम पे मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ, सीमेंट आदमी के रहने के लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि सीमेंट के मकान गर्मी और सर्दी को नहीं रोक पाते हैं। मकान मेरा बड़ा कपड़ा है जो गर्मी और सर्दी से मुझे बचाए, मौसम की मार से मुझे बचाए, मुझे आराम से उसके अंदर चैन की मैं सांस लूं। अब ऊपर तो मेरे लोहा है, ऊपर टेम्परेचर 50 है, 50 जो मैं लोहा हो गया 70 पे, वो 70 वाली छत के नीचे मैं रहूंगा और मैं सोचूंगा मेरी चैन की नींद मैं ले लूंगा, तो मैं ले पाऊंगा क्या? AC चलाना पड़ेगा। AC चलाना पड़ेगा। AC चलाना पड़ेगा तो AC का बिल भरने के लिए कमाना पड़ेगा। कमाने के लिए भी कोई भी तरीका होगा, कुछ भी हो, पैसे चाहिए। ये इनके पर्यावरण, कोई नीचे से आ जाए, जो ऊपर से आ जाए, कोई लीगल तरीके से आ जाए, कोई इलीगल तरीके से आ जाए, आना चाहिए बस। आना चाहिए। नाम है संतोख सिंह, संतोख किसी के अंदर नहीं है, संतोख है नहीं है, संतोख खत्म। तो संतोख खत्म क्यों हुआ? क्योंकि मैं अननेचुरल तरीके से रहने लगा। अब मैं दोबारा अगर नेचुरल तरीके से रहने आ जाऊं तो मेरे अंदर संतोष दोबारा आ जाएगा। आप इस घर में रह रहे हो, आपको संतोष है यहाँ पर? मैं तो इस घर में क्यों, मैं तो ऐसे पता नहीं कहाँ बना के रहा। आपने रोहतक में बनाया। वो रोहतक में भी वो ब्रिक्स बनाते हो ना? सबसे पहले रोहतक में ही बनाया था कंक्रीट का, उसके बाद मैंने बीकानेर बनाया। रोहतक वाला घर है वहाँ? हाँ, रोहतक वाला भी है। बीकानेर वाला मैंने अपनी गायों के लिए भी इतना अद्भुत बनाया था कि गायों को भी गर्मी और सर्दी में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तापमान 50 के आसपास हो जाता है। तो मैंने क्या किया था, दीवार के अंदर जो है जहाँ पे खिड़कियाँ लगानी हैं, वहाँ पे 2 लीटर वाली कोका कोला की बोतल होती है ना, वो पीछे से काट ली थी और वो अपनी खिड़कियों के अंदर लगा दी थी। आगे ढक्कन हो गया, आगे तंग हो गया, पीछे से चौड़ा है। आंधी आई, यहाँ पे आई, आके जाके यहाँ पे वो
सिमट गई, सिकुड़ गई, तो रेत उसकी सारी वहीं चढ़ गई। उसके जो ढक्कन वाली जगह है डाटा, उसके अंदर से फिर गई, फिर वो एक्सपेंड हो गई। तो जैसे ही हवा एक्सपेंड होती है वो ठंडी हो जाती है। तो मेरी गायों के लिए भी, मेरे बैलों के लिए भी जो हवा गई वो ठंडी भी गई और स्वच्छ भी गई, उसके अंदर धूल भी नहीं थी। तो वो बीकानेर वाला जो घर है आपका, वो भी है, वो वहाँ कौन रह रहा है? वहाँ पे मेरा जो भी आजकल स्टाफ जो है वो रह रहे हैं वहाँ पे। वहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, रह रहे हैं। एक आपने रोहतक में फैक्ट्री बनाई थी ना आपने ईंटों की बनाने? फैक्ट्री नहीं थी, वैदिक प्लास्टर की फैक्ट्री है, वो बीकानेर है। आप वैदिक प्लास्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। वैदिक प्लास्टर वो प्लास्टर था, हर घर के अंदर गोबर का लेप होता था। हमने बचपन में सबने देखा है। साल तक हमारे छोटे थे ना, जब दीवारों से प्लास्टर हट गया था, लेकिन फर्श पे फिर भी गोबर मिट्टी का होता था। फर्श तक हमने देखा है। मैंने तो दीवारों का भी देखा है, राजस्थान में रहा हूँ तो वहाँ मैंने पूरे के पूरे मकान देखे हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब में ये कम होता होता यहाँ तक आ गया था। तो अब दोबारा गोबर को घरों में इंट्रोड्यूस कैसे करवाया जाए? अगर मैं सीधा कहूँगा इसमें गोबर है, तो ये जितने भी आज के सुशिक्षित हैं, पढ़े लिखे जिनको बोलते हैं, मेरे से गलत निकल गया, कुशिक्षित जो है वो, मैं पढ़ लिख गया, अब मैं गोबर में रहूंगा, टाइल लगाऊंगा, मैं तो टाइल लगाऊंगा, मार्बल लगाऊंगा। मतलब ये चीज आपके लिए अच्छी है, लेकिन क्यों मैं पढ़ लिख गया हूँ, मेरे को किसी ने बता दिया ना ये अच्छी नहीं है, तो मैंने अपना दिमाग तो इस्तेमाल किया नहीं, मैंने उसकी बात मान ली। मैंने उसकी बात मान ली, अपनी बात छोड़ दी। भाई तेरा दादा इसमें क्यों रह रहा था? तुम पीढ़ियों से इसमें क्यों रहते आ रहे थे? क्या तेरे दादा को पत्थर का नहीं पता था? क्या तुम्हारे घर में चक्की नहीं थी जो पत्थर की थी? क्या तुम्हारे घर में कुंडी सोटा नहीं था जो पत्थर का था? क्या तुम्हारे घर के अंदर सिलबट्टा नहीं था जो पत्थर का था? क्या तुम्हारे घर में थाम नहीं थे जो पत्थर के थे? तो किसी ने कह दिया, हमने उसको बिना सोचे समझे एडॉप्ट कर लिया। तो अब दोबारा लोगों को मैं गोबर का लाभ कैसे दूं? तो उसके अंदर मैंने पहला गोबर का प्लास्टर ही बनाया था, उसको मैंने नाम दिया था वैदिक प्लास्टर। और उससे इतना लाभ हुआ लोगों को कि लोगों के घरों के अंदर जिसके अंदर भी लगा काफ़ी परिवर्तन आया। तापमान के अंदर काफ़ी कमी, गर्मी के अंदर देखने मिली, सर्दी के अंदर वो गर्म था। और फिर उसके बाद फिर आगे नेचुरल बिल्डिंग्स की तरफ मैं बढ़ा, रिसर्च की, तो फिर मैंने आगे पूरा गोबर का उपयोग करते हुए और पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई, बिल्डिंग मटेरियल तैयार किया, उसका नाम है गोक्रीट। गोक्रीट। घर बनाने के लिए कंक्रीट नहीं चाहिए, घर बनाने के लिए हमें नेचुरल तरीका चाहिए, और नेचुरल तरीका जो मैंने डेवलप किया है वो है गोक्रीट। हमारे बुजुर्गों ने अलग अलग जीवों के मल को अलग अलग नाम दिया, जो आज के पढ़े लिखों को नहीं पता। आज के जो कुशिक्षित है वो उसको बोलते हैं पोटी। ये मेरी पोटी है, बिल्ली की पोटी है, कुत्ते की पोटी है, गाय की पोटी है, भैंस की पोटी है, भेड़ की पोटी है, उसकी पोटी, गधे की पोटी। जबकि मेरे बुजुर्गों को मल का पता था, कौन सा मल कहाँ पे काम आ सकता है, इसलिए उन्होंने उनका अलग अलग नाम दिया। तो गाय का तो गोबर होता है, भैंस का चौथ होता है, ऊँट के लींटरे होते हैं, भेड़ और बकरी के मींगने होते हैं, कुत्ते का और आदमी का गू होता है ना? बिल्कुल। हाँ, तो ये शब्द इसीलिए अलग अलग दिए थे। मैं कहता हूँ भैंस का भी गोबर होता है, आदमी का भी गोबर होता है। गोवंश, और गोवंश में भी भारतीय गोवंश। आज के दिन हम जो गाय क्या है वो भूल चुके हैं। बोस टोरस को हम गाय मानते हैं, जबकि बोस इंडिकस है वो गाय है। जैसे होमो सेपियनिस है, आदमी की जो साइंटिफिक नेम है वो ये है, लेकिन जो चिरंजी वो है चिंपैंजी, वो भी उसी से निकला हुआ है। तो चिंपैंजी और आदमी एक तो नहीं हो सकते ना। चिंपैंजी अलग जीव है और आदमी अलग जीव है। इसी प्रकार देसी गोवंश अलग जीव है और जर्सी और ये एचएफ है अलग जीव है। इनको गाय नहीं कहना चाहिए, गाय ये है ही नहीं, गाय वो गाय है ही नहीं, बोस टोरस है। तो वो तो कह रहे हैं कि गाय का दूध, गाय का, तो कुछ भी कह लो यार, तो हमें पता ही नहीं। हमें जो कोई कुछ कह देता है हम उसके पीछे लग लेते हैं। ये जो गाय का घी मार्केट ब्रांड्स बेच रहे हैं वो विदेशी गाय का, वो गाय का नहीं है, वो जिस जीव का है वो उसका है। यहाँ पे समस्या यही हुई कि जो दूध है, दूध के बारे में जो बताना चाहिए था वो नहीं बताया गया। दूध को एक दूध ले लिया गया। जबकि आयुर्वेद जब तक यहाँ पे था और हमारे ज्ञानी लोग यहाँ पे थे तो वो बताते थे इस बीमारी में तो तुझे बकरी का दूध लेना है, अच्छा, इस बीमारी में तुझे ऊँटनी का दूध लेना है, ये बीमारी है तो तुझे भैंस का वो लेना है, और ये लेना है तो तुझे गाय का लेना है, और कितनी मात्रा में लेना है।
खास तौर पे जो आयुर्वेद की जो औषधि दिया करते, वो उस गाय का दूध बताते थे जिस गाय के नीचे बछड़ा हो, बछड़ी ना हो। जिस गाय के नीचे बछड़ा हो, बछड़ी ना हो। यानी कि गाय को भी पता है कि मेरे नीचे बछड़ा है तो उसका स्वभाव अलग होगा, उसके नीचे बछड़ी है तो उसका स्वभाव अलग होगा, उसकी गुणवत्ता जो दूध में अंतर आ जाएगा। तो इन जीवों को सारी चीज़ों में पता है। जो कुशिक्षित समाज है, जिसको हम पढ़ा लिखा कहते हैं, उनको कुछ नहीं पता। तो मल जो है, गोवंश जो है, देसी गोवंश है, उसके मल को ही गोबर बोलते हैं, और दूसरे जीवों के मल को गोबर नहीं बोलते हैं। आपने इस घर में रखे हुए हैं गोवंश, ये सारे देसी हैं? हाँ, ये मेरे बुजुर्गों ने जो यहाँ पे भारत में हमारे थे सारे, प्रकृति ने जो यहाँ पे दिए हैं, ये वही है। हरियाणा नस्ल है ना, उसके भी हैं, साहिवाल जो है उसके भी हैं। कितने हैं आपके पास? अभी बताया ना 13 है टोटल। तो टोटल 13 है। हाँ। तो इनका दूध वगैरह कैसे आप? दूध हम नहीं लेते, दूध अच्छा, दूध नहीं लेते इनसे? नहीं, मैंने इनको यहाँ पे गोबर के लिए ही रखा है। अच्छा, ये गाय जो जितनी रखी हुई इस घर में आपने, ये सभी गाय नहीं है। अच्छा, इसमें एक बैल भी है, इसमें जो नंदी भी है, इसमें बछड़े भी हैं, इसमें छोटी बछड़ियां भी हैं, इसमें सभी है। आपने दूध के लिए कतई नहीं रखे ये? दूध जितना मुझे चाहिए होता है, लीटर 2 लीटर। अब यहाँ पे हमारी 4 गायें दूध दे रही हैं। कभी कोई सी का निकाल लेते हैं, कभी कोई सी का निकाल लेते हैं, कभी कोई सी का नहीं, लेकिन सुबह सुबह निकालते हैं। दिन में उनके बछड़े पीते रहते हैं, शाम को भी नहीं निकालते। हम सुबह निकाल लेते हैं, जितना हमें दूध चाहिए उतना ले लेते हैं, जितनी दही चाहिए दही ले लेते हैं, जितना मक्खन और लस्सी बनानी होती है उतना हम निकाल लेते हैं। बाकी हक जो है उनका है, वही पीते हैं। अच्छा, दूध प्रसाद है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कई बार दूध प्रसाद है, मिल गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। गोवर्धन है, गोवर्धन है। हाँ, धन को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, ये गोबर आप कहते हो, इसकी वैल्यू दूध से ज्यादा है आपकी? धन ये है, गोवर्धन धन ये है। हाँ, धन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप ये अब गोबर की बात करते हैं। हाँ। जो आपके पास 13 है इनकी गिनती, इनका जो गोबर है आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो? ये तो मल्टी डायमेंशनल चीज है। दूध जो है वो सिर्फ आपके खाने में, खाद्य पदार्थ में ही इस्तेमाल होगा। या तो आप उसको दूध पी लो, या दही बना लो, या लस्सी बना लो, या मक्खन बना लो, या पनीर बना लो, या रसगुल्ले या मिठाई बना लो, खा सकते हो। दूसरा कोई काम नहीं ले सकते। लेकिन गोबर तो एक ऐसी चीज है जो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग रूप बना लेता है और अलग अलग काम आता है। आप क्या क्या काम लेते हो? मैं तो सबसे पहले तो इस धरती के अंदर प्राण डालने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही गोबर यहाँ पे जाता है, वैसे ही यहाँ पे नीचे जो है, जो इस धरती के अंदर जीव हैं, वो ऊपर आते हैं और उस भोजन को, गोबर को खाते हैं। अभी अभी आप देखोगे यहाँ पे, जहाँ पे ये गोबर पड़ा है ना, यहाँ पे दुनिया भर के इसके नीचे जीव मिलेंगे यहाँ पे जी। और वो नीचे से निकल के आ रहे हैं, इसको कंपोस्ट बना के फिर वापस चले जाते हैं। तो धरती को सॉफ्ट भी बना रहे हैं, उसके अंदर वो सुराख भी कर रहे हैं, उसके अंदर फिर हवा भी जाएगी, उसके अंदर फिर पानी भी जाएगा, उसके अंदर जीवाणु भी बहुत सारे होंगे। तो गोबर नंबर 1 तो धरती का भोजन है, खाद। धरती को भोजन मिलेगा तो धरती वनस्पति देगी, धरती वनस्पति देगी तो मुझे भोजन मिलेगा जी। तो गोबर जो है वो खाद है। गोबर ने किसी जीव के लिए जो जो भोजन है वो उसने खा लिया, यानी कि किसी जीव के लिए तो भोजन है वो, जिसने उसको खाया है, खा के उसने उसको कंपोस्ट में बदल दिया। कंपोस्ट किसका भोजन है? पेड़ पौधों का। पेड़ पौधे बड़े हो गए, पेड़ पौधे किसका भोजन है? मेरा। पेड़ पौधे मेरा भोजन, वो फसल, सब्जियां, फल, फ्रूट्स, वो मेरा भोजन है। तो एक तो गोबर वहां पे काम आता है जी। दूसरा ईंधन, ईंधन, नेचुरल ईंधन, नेचुरल ईंधन। धरती पे सिर्फ एक गोबर ही ऐसा पदार्थ है जो सुलगता है। सुलगता रहता है। और जब वो सुलगता है तो धीरे धीरे भोजन पकाता है। और जो सहज पके सो मीठा हुए। तो उससे मेरा जो भोजन पकता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, न्यूट्रिशन उसमें पूरा होता है, स्वाद से भरपूर होता है।
मैंने आपका एक वीडियो देखा है कि वो जो रोटी है उपलों के ऊपर पका रहे हो आप, तो वो उपलों के ऊपर पका रहे हो, उसकी राख भी लग रही है, तो वो आप झाड़ नहीं रहे इसको? राख हमारे लिए अच्छी है, खाने के लिए भी। हमारे को, हमारे बचपन में हमारी दादियाँ, हमारी माताएं, हमारी जो बुजुर्ग लेडी थी, जैसे हम घर से बाहर जाते थे तो आरे में से राख निकाल के चटाती थी, ले बेटा चाट ले। कोई भी माँ, कोई भी दादी अपनी संतान को, अपने वंश को, अपने बच्चों को जहर नहीं चटाएगी, अमृत ही चटाएगी। तो वो हमारे लिए अमृत होती है। उसका टिक्का भी लगा देते थे। टिक्का लगाना अलग है, पेट में डालना अलग है। पेट में जाएगा तो पेट के अंदर वो चीजें ना जो फूड डाइजेस्टिंग, फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, उन जीवों को नष्ट कर देता है। तो आप इसीलिए वो रोटी के ऊपर राख लगी रहने देते हैं? राख थोड़ी झाड़ लेते हैं, ज्यादा लगी हो तो झाड़ लेते हैं, बाकी अगर उसमें लगी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो ये है धुआं थोड़ा थोड़ा लगता है तो चारकोल भी रोटी पे लग जाता है। चारकोल जब मेरे शरीर में जाएगा, मेरे पेट में जाएगा, तो वो भी विषरोधी होता है। वो भी एसिडिटी वगैरह को, चीज़ों को ख़त्म करता है। तो गोबर सबसे अच्छा ईंधन है। इधर से गोबर धरती का भोजन है, धरती के अनेक जीवों का भोजन है। इधर से जब वो ईंधन में बनता है तो वर्ल्ड का बेस्ट ईंधन में आ जाता है। फिर ये सबसे अच्छी भवन निर्माण सामग्री है जो आपने रोहतक में इसी से। रोहतक में छोड़ो, जो मेरी माँ करती थी, मेरी दादी करती थी, आपकी दादी करती थी, पूरे भारत में होता था, उसकी बात करो। वो सभी के सभी गोबर से लेपन करते थे। पूरे भारत में क्यों, पूरे विश्व में होता था। जब तक ये कॉर्पोरेट वाली पढ़ाई नहीं आई थी, ये सिविल इंजीनियर वाली पढ़ाई नहीं आती थी, तब तक सभी ऐसे ही करते थे, नेचुरल तरीके से रहते थे, गोबर मिट्टी का लेप ही करते थे। अगर इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, अपने जीवन को छोटा करना, अपने आप को बीमार करना, इसको ही विकास कहते हैं, तो हाँ, हमने 100% विकास किया है। अगर इसको विकास नहीं कहते तो फिर हमने विकास नहीं, विनाश किया है। अब आपकी बुद्धि के ऊपर यह है कि आप समझ क्या रखते हैं और किसको आप ठीक मानते हैं। जी। तो गोबर क्या है? उत्तम भवन निर्माण सामग्री है। फिर गोबर जो है पूजा की सामग्री भी है। गोवर्धन जिस दिन होता है, उस दिन जो किसान परिवार है वो सारे के सारे गोबर को लेके, उसके ऊपर अन्न वगैरह लेके, उनको पता है कि अन्न किससे अच्छा पैदा होगा, गोबर से पैदा होगा। इसलिए वो गोबर से अलग अलग चीजें करके, कोई वहाँ पे गन्ने रखेगा, कोई वहाँ पे कपास रखेगा, कोई और कुछ रखेगा। और फिर जब होली आएगी तो ढाल बना के, बुरखले बना के, वो लेके मालाएं बना के, फिर वो पूजा की सामग्री में इस्तेमाल करेगा। दिवाली का जो उत्सव शुरू होगा 5 दिन का, उसमें जो पहला दीपक लगेगा वो धनतेरस वाले दिन कुरडी पे लगेगा। अब पंजाब के अंदर मुझे नहीं पता कुरडी को क्या बोलते हैं। हरियाणा के अंदर जो कंपोस्ट बिन होती है ना, जहाँ पे गोबर से हम खाद बनाते हैं, उसको हम कुरडी बोलते हैं। रूढ़ी बोलते हैं। रूढ़ी आपके बोलते होंगे, तो रूढ़ी बोल लो या कुरडी बोल लो। जो पहला दीपक लगता है वो वहाँ पे लगता है, तब से मेरा दिवाली का उत्सव शुरू होता है। तो पूजा के लिए भी गोबर इस्तेमाल होता है। तो धरती पे कितनी चीजें हैं, उनमें से अगर किसी चीज के पीछे वर लगाया है, हमारे बनेसियों ने तो बड़े सोच समझ के लगाया होगा। मैं आपको एक शब्द बोलूंगा, आपको गुस्सा आएगा। बोलो, गुस्सा दिलाऊं? कोई नहीं। जानवर। जानवर। वर। जानवर। आप जानवर हैं। आप जानवर हैं। हाँ, गुस्सा आएगा। मुझे नहीं आएगा। आपको नहीं आएगा? मुझे नहीं आएगा। आप जानवर हो। मैं जानवर हूँ। आप जानवर गौरव से कह रहे हो? गौरव से कह रहा हूँ, मैं जानवर हूँ। क्योंकि जानवर का अर्थ है जिसको जान रूपी वरदान मिला हो। मेरे अंदर जो जान है, मेरे को जान रूपी वरदान मिला हुआ, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ। जानवर, मेरे अंदर जान है, प्राण है, मैं प्राणी हूँ। मेरे को जान रूपी वरदान मिला हुआ तो मैं जानवर हूँ। जानवर। हाँ, मेरे को तो वरदान मिला हुआ है। आज के बाद मुझे नहीं गुस्सा आएगा। वो तो आप सुशिक्षित हो गए हैं। आप कुशिक्षित। मैं जानवर हूँ। हाँ, मैं जानवर हूँ, गर्व से कहो हम जानवर हैं। जानवर है। हाँ, तो आप जानवर, ताकतवर भी हूँ, जानवर भी हूँ। पहले जानवर हूँ, ताकतवर तो बाद की बात है। तो एक तो जान के पीछे वर लगा हुआ है, एक ईश्वर के पीछे वर लगा हुआ है। एक जब हम किसी की चापलूसी करते हैं तब मान्यवर करते हैं। हाँ, मान्यवर। और एक किसी जीव के मल के पीछे वर लगा हुआ है, गोबर। तो कितने काम की, कितने कमाल की चीज होगी जिसके पीछे हमारे बड़ों ने
सियाणों ने वर लगाया। जानवर, हाँ, ईश्वर, मान्यवर, मन्यवर, गोबर गोबर, और तुरुवर। तुरुवर। क्योंकि तरु भी हमें बहुत कुछ देता है। तरु जो है, पेड़ हमेशा भी कुछ देता है, तो उसको उसके पीछे भी मैंने वर लगाया। बाकी 100 साल के अंदर एक दिन हम वर बनते हैं। एक दिन, जिस दिन हमारे शेरा बनता है ना, एक दिन के लिए हम वर बनते हैं, वर वधू। और इसके पीछे जो है, मल के पीछे हमेशा ही वर लगा हुआ है। तो कितनी कमाल की सोच रही उन बंदों की, क्या उन्होंने सोचा होगा, क्या उन्होंने किया होगा। और आज दुर्भाग्य यही है कि हम सभी गोबर को भूल गए। तो मैं दोबारा लोगों को गोबर के बारे में बता के जागृत कर रहा हूँ, उनके जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मेरी जो रिसर्च है, यही मेरा आगे काम है। आपको डॉक्टर शिव दर्शन मलिक लिखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपके वीडियोस देखते हैं हम, और प्रोफेसर भी लिखते हैं कई। वो दूसरे लोग लिखते हैं, मैं जब भी लिखता हूँ ना, तो अपने नीचे जो लिखता हूँ, मैं सिर्फ अनपढ़ जाट लिखता हूँ। आपने तो पीएचडी कर रखी है। पीएचडी कर ली, देश विदेश घूम लिया, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो आज की पीएचडी है, ये ज्ञान को संकुचित करती है, ज्ञान को पूरा ऊपर तक नहीं जाने देती। मैंने विज्ञान लिया, विज्ञान के बाद फिर मैं 12वीं तक पढ़ा। विज्ञान की मैंने 3 चीजें पढ़ी, बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री। फिजिक्स भी थी साथ में जी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिर थोड़ा सा मैं आगे पढ़ा, मुझे और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हुई, तो मेरे को केमिस्ट्री में एमएससी मैंने की, बाकी विज्ञान मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं आगे आया एमएससी फाइनल में, तो जो 3 ब्रांच जो थी, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उनमें से 2 मैंने छोड़ दी, मैं एक में रह गया। तो मेरा ज्ञान संकुचित होता गया, पीएचडी करके और संकुचित होता चला गया। और होता है। जबकि ज्ञान का मतलब होता है हर एक फील्ड के अंदर पता होना चाहिए, ये है तो ये क्या है, ये इधर है, ये क्या है, शीशम है तो शीशम इस टाइम पे क्या कर रही है, शीशम का इसमें क्या है, इधर मेरे आसपास देखो कितनी जड़ी बूटियां हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने छोटे छोटे हैं, ये मेरे क्या काम आएंगे। यानी कि सभी चीज़ों का पता होना चाहिए, उसको हम इंसान मानेंगे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाहिए। हाँ, और उसने हमारे को संकुचित कर दिया। तो मैंने फिर उस संकुचित से मैं बाहर निकल के फिर मैं क्या समझ सकता हूँ और क्या मैं सीख सकता हूँ, तो मैं वो सीखने लगा हुआ हूँ, वो मैं जानने लगा हुआ हूँ। इसलिए अभी तक मैं अपने आप को अनपढ़ ही बोलता हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आप उनके पास जा रहे हो, बहुत सख्त आदमी है वो। नहीं, मैं सख्त हूँ। हाँ, नहीं, वो सख्त इसलिए वो बताया उन्होंने कि आप डॉक्टर ना बोल देना उनको। नहीं बोल, उन्होंने निकाल दिया वो सारा कुछ लाइफ में से। नहीं, जो टैग है वो है, हमने को दाने दे के पीएचडी थोड़ी कर रखी है, मेहनत करके कर रखी है। आप उसको लेकिन मान नहीं रहे कि वो अंतिम नहीं है एजुकेशन, अंत नहीं है एजुकेशन का। वो तो एक आदमी के अंदर भ्रम भर देता है, आदमी के अंदर घमंड भर देता है। अभी आप कह रहे हो अभी तो स्टार्ट है मेरा। स्टार्ट है, पर भाई जब तक हम कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, जिंदा है तब तक कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। नई नई जगह जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, तो सीख ही रहे हैं। और सबको सीखना चाहिए। जो ये सोचता है कि मैं सीख रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये तो छोटा सा हमने पॉडकास्ट किया है, हमें आना पड़ेगा आपके पास लंबे दिनों तक। आपकी ट्रेनिंग का भी कोई सिस्टम है, थोड़ा सा हाँ, बता। ट्रेनिंग हमारी होती है, हाँ, आए महीने होती है। 5 दिन तो हमारे पास आना होता है, यहीं पे सोना है, यहीं पे रहना है, यहीं पे रोटी पानी, उनकी सारी व्यवस्था यहीं पे होती है जी। 5 दिन के बाद फिर अपने घर पे जाके उन चीज़ों को अमल में लाना होता है। एक होता है सुनना, एक होता है गुणना। सुन तो मेरी आपने वीडियो भी ली, कई लोग तो वीडियो पे सुन के उसको गुण लेते हैं, उसको अपने व्यवहार में ले आते हैं। लेकिन आपको पूरा सुनना है, पूरा जानना है, तो यहाँ हमारे पास आओ, देखो, समझो, और फिर घर पे जाके लागू करके देखो जी। जैसे मैंने कहा कि नंगे पैर रहने के ये लाभ होते हैं, तो जो घर पे जाके जिन्होंने वो फर्श बदल लिया, तो वो अमल कर लिया उन्होंने, जो ने अमल कर लिया, दीवारों के ऊपर अपना मकान दूसरा बना लिया, जो पक्का था उसको हटा के कच्चा कर लिया, उसमें घास फूस लगा ली, उसमें पानी का छिड़काव करके उसके अंदर वो घूमने लगे, तो उनको तो लाभ होगा। तो वो जो हमारे घर पे जाके जो प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनको पता नहीं कितना लाभ होता है। पैसों से वो लाभ नहीं लिया जा सकता।
आपकी जो ट्रेनिंग है वो 5 दिन की है। 5 दिन की है। तो अपना टेलीफोन नंबर मैं चाहता हूँ कि किसी ने बुक करवाना हो, आपके पास आना वो हो। व्हाट्सएप पे है मेरा, व्हाट्सएप पे ही, जैसे अभी आपकी इंटरव्यू चल रहा है या मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन तो चार्जिंग पे भी होगा या इधर उधर भी होगा, तो व्हाट्सएप में दिन में 1 या 2 बार देखता रहता हूँ। तो उसके ऊपर आप मैसेज जो है अपना नाम और पता लिख के छोड़ दें, नाम और पता। उसके बाद एक आपको उसी टाइम पे मैसेज मिलेगा कि इस महीने की ट्रेनिंग कब है जी, कहाँ पे है और क्या क्या उसने नियम व शर्तें हैं, कितनी फीस है, कहाँ जमा करानी है, वो सारा लिखित में उसी टाइम पे मिल जाएगा। उसको पढ़ के बुक करवा लो। 20 हमारे यहाँ पे सीट होती हैं, ज़्यादा हम लेते नहीं हैं। 20 सीट्स हैं। 20 सीट रखते हैं। 20 के बाद 21वां होता है, उसको फिर अगले महीने के वो कर देते हैं। वो नेक्स्ट बैच में आ जाएगा। नेक्स्ट बैच में हो जाता है। नंबर जो है मेरा 9812054982 जी। 98 120 54 982। ਚਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਮਲਿਕ ਔਰ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ, ਵੈਦਿਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ। मनसेवाड़, मनसेवाल। हाँ, टकारला, मनसेवाल, बल्लोवाल, सोखड़ी, मैं यहीं के आसपास यहीं पे रहता हूँ। ਲਓ ਜੀ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ठीक है, आते रहना।